हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसके सिविल वार के बारे में डिस्कस करेंगे। रसिया में 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गया, एक सिविल वार हो गया। अब उसके होने के क्या कारण थे, मतलब वो क्यों हुआ, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो सिविल वार का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था उसका होने का, वो क्या था कि जैसे ही बोल्शेविक गवर्नमेंट ने जो लैंड थी उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया, तो रशियन आर्मी एकदम से टूटनी स्टार्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ सोल्जर्स थे वो पीजेंट्स थे और वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने घर जाना चाहते थे। तो ये था पहला रीज़न कि सोल्जर्स जो थे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने घर जाना चाहते थे। सेकेंड जो रीज़न था इसका, वो था कि जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे और लिबरल्स थे और जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, भाई पूरी तरह से तो सोशलिज्म आया नहीं था अभी, तो जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, उन्होंने बोल्शेविक्स को जो अपराइजिंग हो रहा था वो इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। तो उनके जो लीडर्स थे उन्होंने साउथ रसिया में जाके ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? ताकि वो बोल्शेविक्स से लड़ सकें। बोल्शेविक्स जिनको रेड्स बोला जाता था। तो ड्यूरिंग 1918 और 1919 तो जो ग्रीन्स थे, जिनको हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं, और वाइट्स जो कि जार के समर्थक थे, उन्होंने रशियन एम्पायर पे कंट्रोल कर लिया। और इसमें उनको किसने हेल्प की? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स ने। क्योंकि वो जो रसिया में जो सोशलिज्म की ग्रोथ हो रही थी वो उससे बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। तो इस समय पर क्या हुआ कि ये जो ट्रूप्स थे, इन सारे देशों के समर्थन वाले ट्रूप्स और बोल्शेविक्स, इनके बीच जो एक झगड़ा हुआ, जो एक वार हुआ, उसी को हम सिविल वार के नाम से जानते हैं। और इस समय पर लूटने की घटनाएं बहुत ही आम हो गई थी। तो अब हम क्या समझे इससे? सिविल वार के रीज़न अगर हमसे पूछे जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड led to the breakup of the Russian army, non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy who were against Bolsheviks, और French, American, British and Japanese force were worried at the growth of socialism in Russia। तो इस वजह से रसिया में सिविल वार हुआ था। अब क्या होता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, जो वाइट्स थे यानी कि जार के समर्थक, वही प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी समर्थक थे और उन्होंने बहुत ही हार्श स्टेप लिए उन किसानों के खिलाफ जिन्होंने की भूमि को सीज कर लिया था। भाई जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने किसानों से कहा था कि वो सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करके उस पर खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, लेकिन जो वाइट्स थे, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थक थे, उन्होंने उन किसानों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। तो उनकी ऐसी घटनाओं के कारण जो नॉन बोल्शेविक्स के सपोर्टर थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, यानी कि वो और भी ज़्यादा अलोकप्रिय हो गए। जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स ने जो भी रशियन एम्पायर था सब पर अपना कंट्रोल कर लिया। और ये सब उन्होंने किसकी वजह से किया? ये जो उन्होंने सपोर्ट, उनको किसका सपोर्ट मिला? नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और जो मुस्लिम जदीदिस्ट थे उनके कॉपरेशन की वजह से सोशलिज्म, जो मतलब बोल्शेविक्स सोशलिस्ट थे, उन्होंने पूरे रशियन एम्पायर पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब क्या होता है कि ये जो कॉपरेशन था ये ऐसी जगह पर नहीं मिला उनको जहाँ पर जो रशियन कॉलोनिस्ट थे, यानी कि रशियन के जो उपनिवेश थे, जहाँ पर उन्होंने खुद को बोल्शेविक्स में चेंज कर लिया। तो जैसे कि खीवा जो कि सेंट्रल एशिया में था, यहाँ पर जो बोल्शेविक्स कॉलोनिस्ट थे उन्होंने जो वहाँ के लोकल नेशनलिस्ट थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस सिचुएशन में जो बहुत सारे लोग थे वो तो यही कंफ्यूज हो गए कि आखिर बोल्शेविक गवर्नमेंट चाहती क्या है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। भाई बोल्शेविक अलग थे और जो ये नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने कि अपने आप को बोल्शेविक्स में टर्न कर लिया था, इन्होंने जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। तो इसी से पार्टली टू रिमेडी दिस,
इसी से निपटने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे इनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई। इन नॉन रशियन नेशनलिस्ट को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई। कहाँ पर? सोवियत यूनियन में, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था। और ये स्टेट था जो कि बोल्शेविक ने क्रिएट किया था रशियन एम्पायर में से ही दिसंबर 1922 में। यानी कि जो यूएसएसआर वाला पार्ट था उसमें जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको पॉलिटिकल स्वायत्तता या ऑटोनॉमी दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि उनकी वजह से बोल्शेविक्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कि सोशलिस्ट सोसाइटी का इन्होंने गठन किया, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए क्या किया? जब सिविल वार चल रहा था उसी समय बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स का नेशनलाइज करना जारी रखा था। पहले से उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था लेकिन अभी भी ये उन्होंने जारी रखा। उन्होंने पीजेंट्स को परमिट दे दी, जो भी ज़मीन ऐसी थी जिसको सोशलाइज्ड कर दिया गया था उस पर वो खेती कर सकते थे। और बोल्शेविक्स इसके द्वारा क्या दिखाना चाहते थे कि कलेक्टिव वर्क क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो उन्होंने उन किसानों को वो सारी ज़मीन दे दी जिसका भी समाजीकरण किया जा चुका था। तो ये एक क्वेश्चन आता है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द बोल्शेविक्स टू मेक रशियन सोसाइटी अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कि उन्होंने रशियन सोसाइटी को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए बोल्शेविक्स ने कौन कौन से कदम उठाए। तो पहला तो हम यही लिख देंगे इसमें कि द बोल्शेविक्स केप इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सेकंड में हम लिख देंगे दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। थर्ड पॉइंट लिखेंगे अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक सेंट्रलाइज प्लानिंग का प्रोसेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। जो ऑफिसर्स होते थे वो सोचते थे कि इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, तो वो उसके लिए 5 ईयर का एक प्लान बनाते थे। 5 ईयर पीरियड के लिए टारगेट सेट करते थे जिसको 5 ईयर प्लान कहा जाता था। इसमें जो गवर्नमेंट थी वो सभी प्राइस को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की जो प्राइस थे उसको प्रमोट करती थी। जो फर्स्ट 2 प्लान्स थे जो कि 1927 से 1932 और सेकेंड था 33 से 38 तक, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया। जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी उसने इकोनॉमी ग्रोथ बहुत ज़्यादा की। कितनी की? कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया, यानी 1929 से और 1933 में, मतलब विद इन 4 और 5 ईयर ही वो 100% ग्रोथ हो गया। ऑयल, कॉयल और स्टील के क्षेत्र में ये देखने को सबसे ज़्यादा मिला। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ कम इनटू बीइंग, नई नई फैक्ट्री सिटीज़ यानी कि जो जिस शहर में फैक्ट्री की स्थापना हुई उन शहरों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। अब जो ये रैपिड कंस्ट्रक्शन था इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी उनकी सेंट्रलाइज्ड जो उन्होंने प्लानिंग की थी वो, लेकिन इसकी वजह से पुअर वर्किंग कंडीशन बहुत आ गई। अब आप सोचो, जब विद इन 4 ईयर हम 100% ग्रोथ लाएंगे तो जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा और किस कंडीशन में करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल है, जो मैग्नीटोगोर्स्क का सिटी था वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था स्टील प्लांट का। इसको सिर्फ 3 साल में पूरा कर लिया गया और काम करने की कंडीशन इतनी ज़्यादा हार्श थी कि 550 टाइम्स वर्क को स्टॉप करना पड़ा सिर्फ पहले साल में ही। तो जो लिविंग क्वार्टर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनमें कंडीशन ख़राब थी। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 40 डिग्री टेम्परेचर में, 40 डिग्री बिलो टेम्परेचर में लोगों को 4th फ्लोर से सड़क पार करके टॉयलेट में जाना पड़ता था। मीन्स उनकी जो बहुत ही ज़रूरी सुविधाएं थी ना, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि यहाँ पे उनकी इकोनॉमी ग्रोथ हो गई। उसके साथ साथ इन्होंने और क्या काम किया, एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया। फैक्ट्री वर्कर्स और पीजेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में भेजने के स्पेशल अरेंजमेंट किए गए ताकि वो भी शिक्षा प्राप्त कर लें। क्रैच जो थे वो इस्टेब्लिश कर दिए गए फैक्ट्रीज़ में, किस लिए? कि जो वुमेन वर्कर्स के बच्चे हैं वो आसानी से वहाँ पर रह सकें। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड और जो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स थे उनको भी वर्कर्स के लिए सेटअप किया गया। लेकिन ये सब इसलिए अनइवन था और इनफ नहीं था क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो सरकार ने, बोल्शेविक्स ने किए थे
किसके लिए? एक सोशलिज्म सोसाइटी बनाने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर अवश्य करें।